Hello friends, welcome all of you in today's lecture. In previous lecture, we have seen about basic concepts in cell division as well as we also covered introduction about two types of cell division, that is mitosis and meiosis, right? Then what is meant by karyokinesis, what is meant by cytokinesis, then what is the structure of chromosome, etc. information we have covered in previous video. In this video, we will study about mitotic type of cell division, that is mitosis. So let's start with this topic. So as you know, mitosis means the type of cell division which results into the formation of two daughter cells having same number of chromosome as their parent nucleus. Means what? कि जो उनकी पेरेंट सेल है वो पेरेंट सेल में न्यूक्लियस प्रेजेंट रहेगा ऑब्वियसली, एंड वो न्यूक्लियस में जो भी क्रोमोसोम नंबर रहेगा दैट मीन्स इट मे बी 2n, इट मे बी n, दैट इज डिप्लॉयड और हैप्लॉयड. तो जब वो पेरेंट सेल से डॉटर सेल्स तैयार होते हैं तो दैट डॉटर सेल्स हैविंग सेम क्रोमोसोम नंबर एज लाइक पेरेंट सेल. ओके, so this is the meaning. So how we can define the mitosis in simple language? So mitosis is a type of division in which two daughter cells form having same chromosome number like parent cell, राइट. सो माइटोसिस ये टर्म किसने कॉइन की? तो द साइंटिस्ट वाल्डर फ्लेमिंग, ये साइंटिस्ट है जिन्होंने माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन डिस्कवर्ड किया. स्टेप्स ऑफ माइटोसिस या किस तरह से स्टेप स्टेप बाय स्टेप माइटोसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है ये उन्होंने बताया. तो क्रेडिट गोस टू वाल्डर फ्लेमिंग. अब सोमैटिक सेल एंड स्टेम सेल्स जो कि ह्यूमन बीइंग के बॉडी में रहते हैं. सोमैटिक सेल्स मतलब द सेल्स विच आर रिस्पॉन्सिबल टू वेजिटेटिव ग्रोथ ऑफ द एनी ऑर्गेनिज्म. फॉर एग्जाम्पल अगर हमारी हाइट बढ़ती है, साइज बढ़ती है, वेट बढ़ता है तो बिकॉज ऑफ सोमैटिक सेल्स, राइट. एंड स्टेम सेल्स जैसे कि हम कहते हैं कि हमारे बोन में बोन मैरो रहता है, देन ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन आजकल हम देखते हैं कि वो होता है, तो ये बिकॉज ऑफ स्टेम सेल पॉसिबल है बोन मैरो ट्रांसप्लांटेशन या ऑर्गन ट्रांसप्लांटेशन. तो ये स्टेम सेल्स वो भी जब मल्टीप्लाई होते हैं तो माइटोसिस टाइप से ही मल्टीप्लाई होते हैं. ओके, अब ये जो माइटोसिस प्रोसेस है या माइटोसिस डिवीजन है, इट इज कंप्लीटेड इन टू मेन स्टेप्स. जिस मेन स्टेप्स के बारे में मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में ही बताया कि कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस. तो ये दो स्टेप्स में ये माइटोसिस प्रोसेस कंप्लीट होता है. यहाँ पे आप डायग्राम में देख सकते हो कि हाउ वन पेरेंट सेल इज डिवाइडेड इनटू टू डॉटर सेल्स एंड वेरियस स्टेप्स आर देयर. तो दीज ऑल स्टेप्स आर divided mainly into karyokinesis and cytokinesis. So as you know, karyokinesis means division of nucleus and cytokinesis means division of cytoplasm. तो फर्स्टली कैरियोकाइनेसिस होगा, एंड जब कैरियोकाइनेसिस होने के बाद दो न्यूक्लियस सेल में बनेंगे, लेटर ऑन साइटोकाइनेसिस प्रोसेस स्टार्ट होगी. सो डिटेल में हम देखेंगे कि कैरियोकाइनेसिस के जो 4 स्टेजेस है उन 4 स्टेजेस में कौन से चेंजेस होते हैं, how chromosome structure changes, how chromosome divides equally, like that. So before सेल डिवीजन में जैसे कि मैंने आपको बताया था कि दो मेन फेजेस है, दैट इज इंटरफेज एंड यम फेज, राइट. इंटरफेज आल्सो कॉल्ड एज आई फेज एंड यम फेज मींस मल्टीप्लिकेशन फेज. उस मल्टीप्लिकेशन फेज में से हम आज देख रहे हैं माइटोसिस. ओके, तो इंटरफेज ये जो सेल डिवीजन की फेज है, इस इंटरफेज में सेल क्या करती है? एक्चुअली जो सेल डिवाइड होने वाली है जिसको हम कहते हैं पेरेंट सेल, तो पेरेंट सेल जब भी डिवाइड होती है तो उसके पहले वो इंटरफेज इस फेज से इस स्टेज से गुजरती है. तो क्या होता है इस फेज में उस पर्टिकुलर पेरेंट सेल में? तो सेल प्रिपेयर फॉर हिमसेल्फ और हरसेल्फ फॉर द डिवाइडेशन. डिवीजन पर्पज के लिए सेल अपने आप को प्रिपेयर करती है. तो वो जो प्रिपरेशन है सेल का, वो प्रिपरेशन वो 3 सब फेजेस में करती है, दैट इज G1 फेज, यस फेज, G2 फेज. तो ये इंटरफेज के 3 सब फेजेस है. इन 3 सब फेजेस में सेल स्टेप बाय स्टेप अपने आप को प्रिपेयर करती है फॉर द डिवीजन. दैट्स व्हाई दिस इंटरफेज इज आल्सो कॉल्ड एज प्रिपेरेटरी फेज. पहले जैसे कि हम कहेंगे सेल बायोलॉजी जस्ट स्टार्ट हुआ था, तो एट दैट टाइम साइंटिस्ट का ये कहना था कि इंटरफेज में सेल रेस्टिंग फेज में रहती है, मतलब सेल रेस्ट लेती है. बट ऐसा नहीं है. जैसे जैसे साइंस आगे गया तब ये पता चला कि इंटरफेज में सेल रेस्ट नहीं लेती या वो रेस्टिंग फेज में नहीं रहती है, बल्कि वो अपने आप को प्रिपेयर करती है
फॉर द डिवीजन। तो G1 फेज जो है इंटरफेज की फर्स्ट सब फेज, इस फेज में क्या करती है सेल, तो सेल ग्रोथ करती है अपने आप की। मतलब डिवाइडेशन अगर होना है तो इक्वल अमाउंट में सेल ऑर्गेनेल्स डिवाइड होने हैं, जितना भी साइटोप्लाज्म है वो इक्वली डिवाइड होना है, तो सेल अपने आप की ग्रोथ करती है। देन यस फेज में, एक्चुअली ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है, यस फेज में सेल डीएनए सिंथेसिस करती है, और वी कैन से डीएनए रेप्लिकेशन। क्योंकि मैंने आपको बताया एक सेल से जब भी टू डॉटर सेल्स बनेंगे या 4 डॉटर सेल्स बनेंगे, तो ईच एंड एवरी डॉटर सेल में क्या जाना चाहिए, डीएनए मॉलिक्यूल जाना चाहिए, राइट। तो ये डीएनए का रेप्लिकेशन सेल डिवीजन की कौन सी फेज में होता है, यस फेज में होता है एंड वंस होता है। ओके, एंड दैट्स व्हाई यस फेज इज आल्सो कॉल्ड एज सिंथेसिस फेज। ओके, तो डीएनए का सिंथेसिस इस यस फेज में होता है। एंड देन थर्ड सब फेज है इंटरफेज की, दैट इज G2 फेज, जिसमें हिस्टोन प्रोटीन जैसे प्रोटीन मॉलिक्यूल्स, कुछ एनर्जी मॉलिक्यूल्स सेल में तैयार होते हैं, क्योंकि जो डीएनए मॉलिक्यूल तैयार हुआ है उस डीएनए को बाइंड करने के लिए हिस्टोन प्रोटीन्स काम करते हैं। तो ये हिस्टोन प्रोटीन जैसे मॉलिक्यूल का सिंथेसिस इस G2 फेज में होता है, एंड फाइनली सेल प्रिपेयर होती है फॉर द डिवीजन, दैट इज माइटोटिक टाइप ऑफ डिवीजन। क्लियर? सो दिस इज अबाउट इंटरफेज इन सेल डिवीजन, जो तीन सब फेजेस में कंप्लीट होती है, राइट। देन हम यम फेज देखेंगे। यहाँ पे यम फेज हमारे लिए है माइटोसिस। तो माइटोसिस की, जैसे मैंने आपको बताया, दो मेन फेजेस है, दैट इज कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। सो कैरियोकाइनेसिस जो है माइटोसिस का, वो 4 स्टेप्स में कंप्लीट होता है। पहली स्टेप है प्रोफेज, देन मेटाफेज, देन एनाफेज, देन टीलोफेज। तो वन बाय वन हम देखेंगे प्रोफेज में कैसा चेंज होता है, मेटाफेज में कैसा चेंज होता है सेल में, राइट। तो यहाँ पे आप फर्स्ट फेज में, दैट इज प्रोफेज में, सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट देख सकते हो कि देयर इज ए कंडेंसेशन ऑफ थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स। एक्चुअली जब सेल इंटरफेज में रहती है, तो एट दैट टाइम क्रोमोसोम्स जो रहेंगे, दीज क्रोमोसोम्स आर नॉट क्लियरली विजिबल। तो इरेगुलर मास थ्रेड लाइक ग्लोबुलर मास क्रोमोसोम का रहता है न्यूक्लियस में। कौन से फेज में, इंटरफेज में। बट जब सेल प्रोफेज में जाती है, दैट इज माइटोसिस के कैरियोकाइनेसिस में फर्स्ट स्टेप है ये। तो ये प्रोफेज में जब ये सेल आती है, तो ये थ्रेड लाइक क्रोमोसोम्स, इनका कंडेंसेशन चालू होता है। सो कंडेंसेशन की वजह से क्या होता है, दीज क्रोमोसोम्स बिकम शॉर्ट एंड थिक। कंडेंसेशन होना मतलब क्या, वो कॉइलिंग होता है वो थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर का, एंड वो कॉइलिंग होने की वजह से वो शॉर्ट बनते हैं एज वेल एज थिक बनते हैं, एंड दे स्टार्ट्स टू अपीयर अलोंग विद देयर पेयर्स ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। जैसे कि आप यहाँ पे डायग्राम में देख सकते हो कि सिमिलर कलर के सिस्टर क्रोमेटिड्स है, तो इन सिस्टर क्रोमेटिड के साथ पेयर करना वो क्रोमोसोम्स चालू कर देते हैं। एक्चुअली जब हम इंटरफेज में न्यूक्लियस देखेंगे तो इस तरह से न्यूक्लियस नहीं रहता है, ओनली ग्लोबुलर मास रहता है थ्रेड लाइक। बट प्रोफेज में क्या होता है, कंडेंसेशन होता है, थिकनिंग बढ़ता है क्रोमोसोम्स का, एंड वो पेयर में एक दूसरे के साथ यहाँ पे आते हैं। सो पेयरिंग यहाँ पे स्टार्ट होता है, सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे के नजदीक आते हैं प्रोफेज में। ओके, देन यहाँ पे आप देख सकते हो कि सेकंड चेंज क्या हो रहा है सेल में ड्यूरिंग प्रोफेज। तो डुप्लीकेशन ऑफ सेंट्रियोल, ये सेंट्रियोल विच इज एन इंपॉर्टेंट सेल ऑर्गेनेल, जिससे स्पिंडल फाइबर अराइज होते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है इन आवर थर्ड फेज, दैट इज मेटाफेज। तो ये स्पिंडल फाइबर फॉर्मेशन कहाँ से होता है, या स्पिंडल कहाँ से अराइज होते हैं, तो सेंट्रियोल से अराइज होते हैं। तो ये सेंट्रियोल पहले डुप्लीकेट होते हैं और दे मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। तो सेल के अपोजिट पोल की तरफ ये मूव होने के लिए स्टार्ट करते हैं ड्यूरिंग द प्रोफेज। ओके, एंड देन सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट क्या है प्रोफेज में, जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन प्रेजेंट रहता है। आप सब लोगों ने सेल ऑर्गेनेल्स में देखा होगा कि न्यूक्लियस इज ए डबल मेम्ब्रेन बाउंड सेल ऑर्गेनेल। बट यहाँ पे आप देख सकते हो डायग्राम में कि किस तरह से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ब्रेक हो रहा है। मतलब न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज न्यूक्लियोलस विच इज प्रेजेंट इनसाइड द न्यूक्लियस, दैट स्टार्ट्स टू डिसअपियर। तो यहाँ पे आप कह सकते हो कि यहाँ पे न्यूक्लियोलस एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर हो रहा है। सो दीज आर द बेसिक चेंजेस टेक्स प्लेस इन द प्रोफेज। बेसिकली आपको क्या क्या ध्यान में रखना है कि कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम स्टार्ट्स, ड्यू टू दिस these chromosomes become short and thick, and they appears along with their pair of sister
क्रोमेटिड्स। देन थर्ड आपको इवेंट ध्यान में रखना है प्रोफेज में कि सेंट्रियोल डुप्लीकेट होते हैं एंड दे मूव टुवर्ड्स अपोजिट पोल। और वो सेंट्रियोल का इंपॉर्टेंस क्या है, तो वो लेटर ऑन स्पिंडल तैयार करते हैं, स्पिंडल फाइबर हम जिसको कहते हैं, जो कि वेरी इंपॉर्टेंट है। जब हम मेटाफेज देखेंगे तब आपको ये समझ में आएगा। एंड नेक्स्ट फोर्थ इवेंट वेरी इंपॉर्टेंट की न्यूक्लियर मेम्ब्रेन स्टार्ट्स टू डिसअपियर। अब ये न्यूक्लियस का डिवीजन हो रहा है, तो ऑब्वियसली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जब तक डिसअपियर नहीं होता तब तक एक न्यूक्लियस के दो न्यूक्लियस नहीं बनने वाले हैं, करेक्ट। तो इस फेज में वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन एज वेल एज न्यूक्लियोलस डिसअपियर होने के लिए शुरुआत होती है। देन सेल विल एंटर इनटू द नेक्स्ट फेज, दैट इज मेटाफेज। ये सेकेंड फेज है कैरियोकाइनेसिस की, मेटाफेज। तो इस फेज में एक्चुअली क्या चेंजेस होते हैं सेल के न्यूक्लियस में। तो फर्स्टली इंपॉर्टेंट चेंज होता है कि जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होना स्टार्ट हुआ था प्रोफेज में, दैट न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर्स, कंप्लीटली डिसअपियर हो जाता है। अब उसकी वजह से क्या इफेक्ट होगा, तो जो क्रोमोजोम्स न्यूक्लियस के अंदर प्रेजेंट थे, क्योंकि क्रोमोजोम्स को या हम कहेंगे जेनेटिक मटेरियल को बाउंड करने वाला जो मेम्ब्रेन था, वो ही मेम्ब्रेन वहां से डिसअपियर हुआ है, तो ऑब्वियसली ऑल क्रोमोजोम्स विल स्प्रेड इन द साइटोप्लाज्म। तो ये होता है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने के बाद ऑल क्रोमोजोम्स इरेगुलरली पूरे साइटो सेल के साइटोप्लाज्म में स्प्रेड होते हैं। सेम टाइम उन क्रोमोजोम्स में एक चेंज होता है कि जो डी सॉरी कंडेंसेशन जो चालू हुआ था वो कंडेंसेशन कंटिन्यूअस रहता है। मतलब उन कंडेंसेशन मीन्स व्हाट, उनकी थिकनिंग बढ़ती रहती है, एंड वो थिकनिंग बढ़ने की वजह से ड्यूरिंग मेटाफेज क्रोमोजोम्स क्लियरली विजिबल होते हैं अलोंग विद देयर सिस्टर क्रोमैटिड्स। जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस वीडियो में बताया था कि पी आर्म क्यू आर्म क्रोमोजोम में प्रेजेंट रहते हैं, एंड ऐसे दो पी आर्म दो क्यू आर्म रहते हैं, मतलब 4 क्रोमैटिड्स रहते हैं। तो इन क्रोमैटिड्स को हम कहते हैं सिस्टर क्रोमैटिड्स। तो एक्चुअली मेटाफेज में कंडेंसेशन इतना प्रॉपर होता है कि वो क्रोमोजोम्स हमें इजीली विजिबल होते हैं अलोंग विद देयर 4 सिस्टर क्रोमैटिड्स, राइट। और इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि क्रोमोजोम का जो स्टडी होता है, ये स्टडी भी हम ड्यूरिंग दिस फेज ही कर सकते हैं। morphology of chromosome is studied during metaphase, right। and सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट अगर मेटाफेज का कौन सा है, तो ऑल क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड पैरेलल टू ईच अदर ऑन इक्वेटोरियल प्लेट। यहाँ पे आप देख रहे हो डायग्राम में कि ये सेल का सेंटर है, यहाँ पे हम कहेंगे कि इट इज इक्वेटोरियल प्लेट। तो जो क्रोमोसोम इनिशियली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपियर होने के बाद स्प्रेड हुए थे, वो स्प्रेड हुए क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पे आ जाते हैं। ये सेंटर पे रहती है, ये लाइन हम कहेंगे इमेजिनरी लाइन। तो यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेट ये सब क्रोमोसोम्स अरेंज हुए। अब पॉइंट ये है, जो जो क्रोमोसोम्स पूरे साइटोप्लाज्म में स्प्रेड हुए थे वो यहाँ पे आए कैसे, इक्वेटोरियल प्लेट पे कैसे आए। तो इसके लिए ये सेंट्रियोल जो है ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं, जो कि मैंने आपको बताया था प्रोफेज में ये सेंट्रियोल्स डुप्लीकेट होके अपोजिट पोल की तरफ मूव हो रहे थे, तो यहाँ पे ये आ गए अपोजिट पोल पे। और ये क्या करते हैं, स्पिंडल फाइबर तैयार करते हैं। एक्चुअली ये स्पिंडल फाइबर नथिंग बट प्रोटीन्स, प्रोटीन से स्पिंडल प्रोटीन इनको कहते हैं। तो ये स्पिंडल फाइबर अराइज होते हैं। अब दो सेंट्रियोल है तो दोनों के दोनों सेंट्रियोल स्पिंडल फाइबर फॉर्म करते हैं। अब एक स्पिंडल फाइबर सपोज इस क्रोमोसोम को एक साइड से अटैच होता है, एक्चुअली वो सेंट्रोमियर को अटैच होता है, एंड दूसरा स्पिंडल फाइबर उसी क्रोमोसोम के सेंट्रोमियर को लोअर साइड से अटैच होता है। एक्चुअली लोअर साइड में एक डिस्क लाइक स्ट्रक्चर यहाँ पे रहता है कॉल्ड एज काइनेटोकोर। एक्चुअली इस काइनेटोकोर को ये स्पिंडल फाइबर अटैच होता है। तो इस तरह से ईच एंड एवरी क्रोमोसोम के all centromeres are attached at their sides। मतलब एक साइड से सेंट्रोमियर और दूसरे साइड से काइनेटोकोर, इस तरह से वो स्पिंडल फाइबर अटैच होते हैं एंड सभी क्रोमोसोम्स को इक्वेटोरियल प्लेट पे लेके आते हैं। सो इंपॉर्टेंट क्या है कि हाउ क्रोमोसोम्स कम्स एट इक्वेटोरियल प्लेट, तो ओनली बिकॉज ऑफ स्पिंडल फाइबर these all chromosomes comes at equatorial plate। क्लियर। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट है सेल डिवीजन में कि मेटाफेज में क्रोमोसोम्स आर अरेंज्ड एट सेंटर ऑफ द सेल। देन बेसिकली मैंने आपको पहले बताया ये स्पिंडल फाइबर क्या है, तो इट इज ए स्पेशल टाइप ऑफ फ्लेक्सिबल प्रोटीन्स। अब ये फ्लेक्सिबल क्यों रहते हैं,
जब हम नेक्स्ट फेज देखेंगे दैट इज एनाफेज, तब आपको समझ में आएगा कि फ्लेक्सिबल नेचर क्यों होना चाहिए इन स्पिंडल फाइबर्स का। ओके, सो दिस इज अबाउट मेटाफेज। तो क्या क्या ध्यान में रखना है आपको, मेटाफेज में क्या होता है एक्चुअली सेल के न्यूक्लियस में। तो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन कंप्लीटली डिसअपियर होता है, उसकी वजह से क्रोमोसोम पूरे साइटोप्लाज्म में स्प्रेड होते हैं। ड्यूरिंग दिस कंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम कंटिन्यूअसली चालू रहता है, उसकी वजह से वो थिक बन जाते हैं एंड क्लियरली विजिबल होते हैं अलोंग विद देयर सिस्टर क्रोमैटिड्स। और मॉर्फोलॉजी ऑफ द क्रोमोसोम स्टडी की जाती है ड्यूरिंग दिस फेज ओनली, क्योंकि ये यहाँ पे क्लियरली विजिबल है। एंड सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट आपको फोर्थ वन मेटाफेज का ध्यान में रखना है कि ऑल क्रोमोसोम्स लाई एट इक्वेटोरियल प्लेट। और वो यहाँ पे इक्वेटोरियल प्लेट पे कैसे आते हैं, तो बिकॉज ऑफ स्पिंडल प्रोटीन्स और स्पिंडल फाइबर्स दीज क्रोमोसोम्स लाई एट इक्वेटोरियल प्लेट। तो ये सारी चेंजेस आपको मेटाफेज में ध्यान में रखने हैं। देन नेक्स्ट थर्ड फेज ऑफ द कैरियोकाइनेसिस दैट इज एनाफेज। तो अब एनाफेज में क्या होता है, तो जो क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पे लाए हुए थे ड्यूरिंग मेटाफेज, तो वहां पे मैंने आपको बताया कि स्पिंडल फाइबर दोनों सेंट्रियोल से जो अराइज हुए हैं वो दो डिफरेंट डायरेक्शन में अटैच होते हैं सेंट्रोमियर को, राइट। तो एनाफेज में क्या होता है, दीज स्पिंडल फाइबर स्टार्ट्स टू कॉन्ट्रैक्ट। वो फ्लेक्सिबल होने की वजह से वो क्या होते हैं, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं। और जैसे ही वो कॉन्ट्रैक्ट होना स्टार्ट होंगे, वो क्या करते हैं, एक स्पिंडल फाइबर सेंट्रोमियर को अपनी तरफ पुल करता है, तो दूसरा स्पिंडल फाइबर काइनेटोकोर को अपनी तरफ पुल करता है। अब इसकी वजह से क्या होगा, सेंट्रोमियर स्प्लिट होगा। एक्चुअली क्रोमोसोम में एक ही सेंट्रोमियर रहता है और उसको 4 क्रोमैटिड्स अटैच होते हैं, बट एनाफेज में ये स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होने की वजह से क्रोमोसोम का जो सेंट्रोमियर है वो स्प्लिट होता है। एंड सेंट्रोमियर स्प्लिट होने की वजह से सिस्टर क्रोमैटिड्स भी एक दूसरे से दूर जाते हैं, वो भी स्प्लिट होते हैं। तो यहाँ पे आपको जैसे कि डायग्राम में आप देख रहे हो, इस तरह से दो क्रोमैटिड्स एक तरफ और दो क्रोमैटिड्स एक तरफ इस तरह से मूव होते हुए दिखेंगे, राइट। सो क्रोमोसोम कंप्लीटली स्प्लिट हुआ। और ये जो क्रोमोसोम्स रहते हैं, अब यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो दीज सेपरेटेड क्रोमोसोम्स आर कॉल्ड एज डॉटर क्रोमोसोम्स। इनको कहते हैं डॉटर क्रोमोसोम्स, और वी कैन से क्रोमैटिड्स आर कॉल्ड एज डॉटर क्रोमोसोम्स। एक्चुअली टेट्राड कंडीशन रहती है, बट यहाँ पे स्प्लिटिंग की वजह से इस तरह से वी शेप के क्रोमोसोम्स ये बन जाते हैं। अब आगे क्या होता है, जैसे ही स्प्लिटिंग हुआ सेंट्रोमियर का, तो ये स्पिंडल फाइबर अगेन कॉन्ट्रैक्ट्स, ज्यादा से ज्यादा वो कॉन्ट्रैक्शन करते हैं एंड ये सभी क्रोमोसोम्स को एक पोल की तरफ वो गैदर करते हैं। मतलब आपको एनाफेज के एंड एंड में कैसा पिक्चर नजर आएगा, तो ऑल क्रोमोसोम्स कम्स हियर। यहाँ पे जो सेंट्रियोल है ना, तो इसके नजदीक यहाँ पे वो ऑल क्रोमोसोम्स मूव होंगे, क्योंकि ये स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होते होते इन सभी सभी क्रोमोसोम्स को इस एक पोल की तरफ लेके आएगा। और ये जो अपोजिट सेंट्रियोल है, वो भी स्पिंडल फाइबर कॉन्ट्रैक्ट होने करने की वजह से या स्पिंडल फाइबर के कॉन्ट्रैक्शन की वजह से सभी क्रोमोसोम्स को यहाँ लेके आएगा। सो वी कैन से ड्यूरिंग द एनाफेज क्रोमोसोम मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल। सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, ड्यूरिंग द एनाफेज क्रोमोसोम्स मूव टूवर्ड्स अपोजिट पोल। एंड जब आप अपोजिट पोल पे ये क्रोमोसोम्स जमा हुए दिखेंगे, तो आपको यहाँ पे दिखेगा कि देयर इज ए बंच ऑफ बनाना लाइक स्ट्रक्चर। जैसे कि हम देखते हैं मार्केट में बंच ऑफ बनाना प्रेजेंट रहता है, जब हम परचेस करते हैं तब, तो वो बंच ऑफ बनाना जैसा स्ट्रक्चर आपको अपोजिट पोल पे मिलेगा, राइट। सो इन दिस वे द चेंजेस ऑकर्स इन द एनाफेज। वंस अगेन क्या क्या ध्यान में रखना है आपको, कि एनाफेज में क्या होता है, स्पिंडल फाइबर स्टार्ट्स टू कॉन्ट्रैक्ट, दैट्स व्हाई centromere of the chromosome splits and therefore sister chromatids also separated from each other. Then these spindle fibers continuously going on in the contraction process, that's why they pull these chromosomes towards opposite pole। and जब ये opposite pole की तरफ मूव होते हैं, तो उन क्रोमोसोम्स को हम कहते हैं डॉटर क्रोमोसोम्स। एंड देन फाइनली these chromosomes reach at opposite pole। ओके, एंड जब ऑपोजिट पोल पे अगर आप ये क्रोमोसोम्स मूव होने के बाद सेल को ऑब्जर्व करेंगे, तो आपको स्ट्रक्चर दिखेगा बंच ऑफ बनाना लाइक, राइट। सो दीज आर द चेंजेस
which takes place during the anaphase, right? देन नेक्स्ट फेज है दैट इज टीलोफेज। अब टीलोफेज में क्या होता है, जैसे कि मैंने बताया एट द एंड ऑफ एनाफेज ऑल क्रोमोसोम्स मूव एट अपोजिट पोल। अब दो पोल पे क्रोमोसोम के दो ग्रुप बन गए, राइट। अब इसके आगे क्या होता है, तो टेलोफेज में क्या होता है, जो क्रोमोसोम्स अपोजिट पोल पे गए थे उनका डीकंडेंसेशन चालू होता है। मतलब जिन क्रोमोसोम्स का स्ट्रक्चर थ्रेड लाइक था इंटरफेज में, वो कंडेंसेशन होके होके थिक बन गए थे, उनका फिर से डीकंडेंसेशन चालू होता है ड्यूरिंग द टीलोफेज। अब डीकंडेंसेशन होने की वजह से क्या होता है, दे बिकम थ्रेड लाइक वंस अगेन। जैसे कि स्टार्टिंग में थे वैसे ही अगेन थ्रेड लाइक बनना चालू होते हैं। अब यहाँ पे कंडेंसेशन की वजह से थिकनिंग बढ़ती है, तो डीकंडेंसेशन की वजह से थिकनिंग कम होगी। मतलब वंस अगेन क्रोमोसोम्स आपको थ्रेड लाइक दिखते हैं। बट डिफरेंस क्या है, दोनों अपोजिट पोल पे वो क्रोमोसोम अपना डीकंडेंसेशन करते हैं, तो दो ग्रुप आपको दो पोल पे तैयार हुए दिखेंगे एंड दोनों पोजीशन पे आपको थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा। सेकेंड इवेंट क्या होता है टेलोफेज में, जैसे ही क्रोमोसोम्स ने डीकंडेंसेशन चालू किया, वहां पे जो स्पिंडल फाइबर प्रेजेंट है वो स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हो जाते हैं। जो स्पिंडल फाइबर कहाँ तैयार हुए थे, मेटाफेज में, वो स्पिंडल फाइबर टीलोफेज में डिसअपियर हो जाते हैं। कब डिसअपियर होते हैं वो, जब डीकंडेंसेशन ऑफ क्रोमोसोम्स चालू होता है, एट दैट टाइम वो डिसअपियर होते हैं। अब जैसे ही स्पिंडल फाइबर डिसअपियर होंगे, वहां पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन अगेन स्टार्ट्स टू रीअपियर। जो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन मेटाफेज में कंप्लीटली डिसअपियर हुआ था, वो न्यूक्लियर मेम्ब्रेन टीलोफेज में फिर से रीअपियर होता है एंड आपको एक ही सेल में दो डॉटर न्यूक्लियाई देखने को मिलते हैं, राइट। ये सबसे इंपॉर्टेंट इवेंट है या सबसे इंपॉर्टेंट चेंज है टीलोफेज में, कि एक न्यूक्लियस के कितने न्यूक्लियस बन गए, दो न्यूक्लियस बन गए। ठीक है, क्या क्या हुआ टेलोफेज में, कि जो दो अपोजिट पोल पे क्रोमोसोम गए थे उनका डीकंडेंसेशन हुआ। डीकंडेंसेशन होने की वजह से वो फिर से थ्रेड लाइक बन गए। देन स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हुए। जैसे ही स्पिंडल फाइबर डिसअपियर हुए, यहाँ पे न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होना चालू हुआ। फिर से न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हुआ एंड एक सेल में आपको दो न्यूक्लियस देखने को मिलते हैं, जिसको हम कहते हैं डॉटर न्यूक्लियाई। एज वेल एज एक अनदर चेंज सराउंडिंग एनवायरनमेंट में चालू होता है, दैट इज जो कि सेल वॉल है, या अगर एनिमल सेल है तो सेल मेम्ब्रेन है, तो इनमें कॉन्स्ट्रिक्शन तैयार होता है। कॉन्स्ट्रिक्शन की शुरुआत होती है एट द एंड ऑफ टीलोफेज। देन मैंने बताया कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होता है, तो वो होने के बाद वहां पे न्यूक्लियोलस फिर से तैयार होता है, क्योंकि न्यूक्लियोलस वेरी इंपॉर्टेंट फॉर द आरएनए सिंथेसिस। तो वो यहाँ पे फिर से रीअपियर होता है एंड आपको इस तरह से एक सेल में दो न्यूक्लियस ऑब्जर्व होंगे। सो दीज आर द चेंजेस विच टेक्स प्लेस ड्यूरिंग द टीलोफेज, राइट। अब यहाँ पे कैरियोकाइनेसिस कंप्लीट हुआ, मतलब एक न्यूक्लियस से दो न्यूक्लियस बन गए, राइट। कितने स्टेप्स में हुआ है, 4 स्टेप्स में, प्रोफेज, मेटाफेज, एनाफेज, टीलोफेज। अगर आप ओवरव्यू देखेंगे तो प्रोफेज में एक न्यूक्लियस, उसमें जो थ्रेड लाइक क्रोमोसोम थे उनका कंडेंसेशन हुआ, क्रोमोसोम्स थिक बन गए। मेटाफेज में ये क्रोमोसोम्स इक्वेटोरियल प्लेट पे आए। एनाफेज में क्या हुआ, तो इन क्रोमोसोम्स का स्प्लिटिंग हुआ और स्प्लिटिंग होके वो अपोजिट पोल की तरफ मूव हुए। एंड देन टीलोफेज में क्या हुआ, इन क्रोमोसोम्स का अपोजिट पोल पे जो ग्रुप है, दो ग्रुप है, इनका डीकंडेंसेशन हुआ एंड न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर होके दो न्यूक्लियस बन गए। सो इन दिस वे कैरियोकाइनेसिस प्रोसेस इज कंप्लीटेड, राइट। अब कैरियोकाइनेसिस इज फॉलोड बाय साइटोकाइनेसिस। तो इसके बाद तुरंत माइटोसिस की सेकेंड मेन फेज चालू होती है, दैट इज साइटोकाइनेसिस। तो साइटोकाइनेसिस मैंने आपको पहले ही बताया कि डिवीजन ऑफ साइटोप्लाज्म इज कॉल्ड एज साइटोकाइनेसिस। और ये साइटोकाइनेसिस प्लांट सेल में अलग तरीके से होता है, एनिमल सेल में अलग तरीके से होता है। जब हम कहते हैं कि माइटोसिस से एक सेल से दो डॉटर सेल्स बनते हैं, तो एक्चुअली वो साइटोकाइनेसिस की वजह से बनते हैं, राइट। क्योंकि अब न्यूक्लियस डिवाइड हो गया है, अब सिर्फ साइटोप्लाज्म एंड सेल ऑर्गेनेल्स के डिवाइड होने की बारी है। एक बार वो डिवाइड हो गए तो एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। तो
वन बाय वन हम देखेंगे कि एनिमल सेल में क्या होता है और प्लांट सेल में क्या होता है ड्यूरिंग द साइटोकाइनेसिस। तो फर्स्ट वी विल सी अबाउट एनिमल सेल। तो यहाँ पे आप डायग्राम में अगर आप देखेंगे तो जब भी टीलोफेज कंप्लीट होगी एनिमल सेल में एंड साइटोकाइनेसिस की जो शुरुआत होगी, सबसे पहला इवेंट होता है या सबसे पहला चेंज यहाँ पे होता है कि देयर इज ए फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोफिलामेंट रिंग। यहाँ पे एक रिंग तैयार होती है जिसको हम कॉन्ट्रैक्टाइल रिंग भी कहते हैं। तो वो रिंग यहाँ पे तैयार होगी। देन सेकेंड स्टेप में क्या होता है, वो रिंग कॉन्ट्रैक्ट होके होके एक नॉच यहाँ पे तैयार होगा। आप देख सकते हो दोनों साइड से नॉच सेल मेम्ब्रेन में तैयार होता है एंड यही नॉच ग्रेजुअली डीप डीप जाता है और फाइनली सेल मेम्ब्रेन ब्रेक होता है एंड एक सेल से दो सेल बनते हैं, राइट, जिसको हमने कहा क्लीवेज फरो, जिसको हम क्लीवेज फरो भी कहते हैं। यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन बढ़ता ही जाता है, ये नॉच विच इज आल्सो कॉल्ड एज क्लीवेज फरो ये यहाँ पे तैयार होता है एंड फाइनली एक सेल से दो सेल्स बन जाते हैं। सो इन दिस वे साइटोकाइनेसिस is takes place in the animal cell by the formation of cleavage furrow, राइट। अब प्लांट सेल में ये साइटोकाइनेसिस कैसे होता है, जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, प्लांट सेल में सेल वॉल प्रेजेंट है, राइट। तो यहाँ पे सेल वॉल तो कॉन्ट्रैक्ट नहीं होती है, तो इंस्टेड ऑफ दैट क्या होता है, तो सेल वॉल का जो आउटर लेयर है दैट इज मिडल लैमेला, तो ये मिडल लैमेला इस तरह से सेंटर पे मूव होना चालू होता है। तो सेल वॉल जो दोनों साइड में मिडल लैमेला यहाँ पे सेंटर ऑफ द सेल पे लाना शुरुआत कर देती है। तो यहाँ पे मिडल लैमेला धीरे धीरे ग्रो होता है एकदम सेंटर में एंड फाइनली एक स्ट्रक्चर यहाँ पे तैयार होता है दैट इज कॉल्ड एज सेल प्लेट। क्या, सेल प्लेट यहाँ पे सेल के सेंटर में तैयार होती है एंड देन इस सेल प्लेट का स्प्लिटिंग होके फाइनली एक सेल से दो सेल बन जाते हैं। सो प्लांट सेल में साइटोकाइनेसिस होता है बाय द फॉर्मेशन ऑफ सेल प्लेट, while in animal cell साइटोकाइनेसिस होता है by the formation of cleavage furrow और हम कहेंगे अ नॉच। क्लियर, सो इन दिस वे कैरियोकाइनेसिस भी कंप्लीट हुआ एंड साइटोकाइनेसिस भी कंप्लीट हुआ एंड फाइनली एक पेरेंट सेल से दो डॉटर सेल तैयार हुए। अब ये दो डॉटर सेल हैविंग सेम क्रोमोसोम नंबर विथ देयर और लाइक देयर पेरेंट सेल। क्लियर, so in this way mitosis type of cell division completed। अब इस माइटोसिस का सिग्निफिकेंस क्या है या हम कहेंगे माइटोसिस का इंपॉर्टेंस क्या है, तो सबसे पहला जेनेटिक स्टेबिलिटी। अब जेनेटिक स्टेबिलिटी मीन्स व्हाट, जैसे कि मैंने आपको बताया क्रोमोसोम नंबर मेंटेन रहता है माइटोसिस में, मतलब जो क्रोमोसोम नंबर पेरेंट सेल का है दैट इज सपोज डिप्लॉइड 2n, तो वही क्रोमोसोम नंबर डॉटर सेल का भी रहेगा। पेरेंट सेल अगर डिप्लॉयड है तो डॉटर सेल भी डिप्लॉयड रहेगी। पेरेंट सेल अगर हैप्लॉयड है मतलब n क्रोमोसोम नंबर अगर है तो डॉटर सेल का भी क्रोमोसोम नंबर n ही रहेगा। मतलब सेल की जेनेटिक स्टेबिलिटी मेंटेन रहती है बिकॉज ऑफ माइटोसिस, राइट, क्योंकि डॉटर सेल्स रिसीव सेम नंबर ऑफ क्रोमोसोम विच आर जेनेटिकली आइडेंटिकल फ्रॉम इट्स पेरेंट सेल। तो जेनेटिक स्टेबिलिटी मेंटेन रखने के लिए माइटोसिस रिस्पॉन्सिबल है। देन सेकेंड इंपॉर्टेंस अगर बात करेंगे तो वो है ग्रोथ किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की, वो प्लांट रहने दीजिए, एनिमल रहने दीजिए या यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स रहने दीजिए, इनका ग्रोथ या इनका मल्टीप्लिकेशन ओनली बिकॉज ऑफ माइटोसिस होता है। जैसे कि हम यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में देखेंगे कि वो मल्टीप्लाई होते रहते हैं नंबर्स में, वो बहुत अबंडेंट क्वांटिटी में रहते हैं। तो ये क्यों इतने ज्यादा नंबर्स में फॉर्म होते हैं, तो ओनली बिकॉज ऑफ दिस माइटोसिस टाइप ऑफ सेल डिवीजन, जैसे जो कि वेरी सिंपल प्रोसेस है कैरियोकाइनेसिस एंड साइटोकाइनेसिस। तो इससे वो मल्टीप्लाई होते हैं यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। व्हाइल इन मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म लाइक प्लांट एंड एनिमल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ द बॉडी पार्ट्स ये होती है बिकॉज ऑफ माइटोसिस। ओके, तो आज हम देखते हैं कि प्लांट की हाइट कंटिन्यूसली बढ़ती है, ह्यूमन बीइंग की हाइट अप टू द सर्टेन पीरियड बढ़ती है, वेट बढ़ता है, साइज बढ़ती है, दिस हैपेंस ओनली बिकॉज ऑफ माइटोसिस, राइट। देन थर्ड इंपॉर्टेंस है माइटोसिस का दैट इज सेल रिप्लेसमेंट। जैसे कि मैंने आपको बताया
हमेशा वियरिंग एंड टीयरिंग मोशंस चालू रहते हैं बॉडी में। और कभी कभी हमें जख्म भी होता है जिसको हम कहते हैं वाउंड। तो जहाँ पे हमें जख्म हुआ था वो एरिया कुछ दिनों के बाद फिर से पहले जैसे बन जाता है। मतलब जहाँ सेल लॉस हुए थे वहां पे फिर से सेल ग्रो होते हैं, फिर से सेल डेवलप होते हैं। ये किसकी वजह से हुआ? तो ये होता है बिकॉज ऑफ माइटोसिस। तो जहाँ पे सेल डेड हुए थे उसके सराउंडिंग में जो भी सेल है, सपोज स्किन है, तो एक थोड़ा सा पार्ट स्किन का बर्न हो गया, तो रिमेनिंग पार्ट में जो भी सेल्स है कॉल्ड एसोमेटिक सेल्स, वो डिवाइड होते हैं एंड वो पैचअप फिर से वहां के जो सेल लॉस हुए थे उनको फिर से वहां पे रिप्लेस कर देते हैं। दैट मीन्स सेल रिप्लेसमेंट जो होता है वो बिकॉज ऑफ माइटोसिस होता है। देन हीलिंग, जो मैंने आपको अभी बताया, जब भी वाउंड होगा या टॉर्न वॉर्न एंड टॉर्न पार्ट्स होंगे तो वो हीलिंग करना भी माइटोसिस की वजह से ही होता है। एंड देन रीजनरेशन, जो कि प्लानेरिया या स्टारफिश जैसे एनिमल में ये होता है रीजनरेशन। मतलब बॉडी स्प्लिट होती है वेरियस पार्ट में और एक एक पार्ट से न्यू ऑर्गेनिज्म तैयार होता है, इसको कहते हैं रीजनरेशन। तो ये रीजनरेशन भी एनिमल्स में क्यों होता है? तो ओनली बिकॉज ऑफ माइटोसिस। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस। क्या ध्यान में रखना है कि जेनेटिक स्टेबिलिटी माइटोसिस की वजह से मेंटेन होती है। देन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म माइटोसिस की वजह से होता है, एज वेल एज यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म का मल्टीप्लिकेशन भी माइटोसिस की वजह से होता है। देन जो सेल में कंटिन्यूसली सेल डाई होते हैं उन फिर से उनको रिप्लेस करने के लिए भी माइटोसिस रिस्पॉन्सिबल है। देन जब भी वाउंड वगैरह होता है तो वो रिपेयर करने के लिए भी माइटोसिस रिस्पॉन्सिबल है। एंड देन रीजनरेशन जैसा फिनोमिनॉन जो कि स्टारफिश और प्लानेरिया जैसे एनिमल्स दिखाते हैं तो वो भी माइटोसिस की वजह से होता है। सो दिस इज द इम्पोर्टेंस ऑफ माइटोसिस। So this is all about first cell division, that is mitosis, जो कौन सी सेल में होता है? सोमैटिक सेल में होता है। And because of this reason mitosis is also called as somatic cell division. Then chromosome number of the parent cell and daughter cell वो similar रहता है, that's why mitosis is also called as equational division, राइट। तो सोमेट माइटोसिस को हम सोमेटिक सेल डिवीजन भी कहते हैं एज वेल एज इक्वेशनल सेल डिवीजन भी कहते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट माइटोसिस। अगर आपको कोई डाउट है तो आप मुझे डाउट व्हाट्सअप कर सकते हो, आपके डाउट्स क्लियर करवा दिए जाएंगे। थैंक यू सो मच।